अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार कामयाबी। बेबीज ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे को इतने टेस्ट मैचेस खेलने को नहीं मिलते, लेकिन जिस मार्जिन से पाकिस्तान ने फतह हासिल किया, एटलीस्ट कम अज़ कम उस टीम के खिलाफ इसी मार्जिन से फतह हासिल करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम एक इनिंग और 116 रन से मैच जीतने में कामयाब हुई। फवाद आलम, ज़बरदस्त फवाद आलम, जब से वो आए हैं एक नया रिकॉर्ड भी एडम एल्ड्रिच का उन्होंने बराबर कर दिया कि 4 मुसलसल अगर 50 रन स्कोर किए तो उसके बाद सेंचुरी स्कोर करने में भी कामयाब हुए। अब तक कोई 50 नहीं है फवाद आलम का टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन चौथी सेंचुरी थी उनकी है। एडम एल्ड्रिच ने 1966 में ये रिकॉर्ड कायम किया था, जब इसी तरीके से उन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर की थी और दरमियान में कोई उनका 50 नहीं था। फवाद आलम के 10 साल 259 दिन ज़ाया हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट से पूछा जा सकता है इस दौरान में 40 टेस्ट क्रिकेटर्स, 40 टेस्ट कैप्स दी गई, जिस दौरान में फवाद आलम बाहर बैठ के देख रहे थे और मुसलसल रन स्कोर कर रहे थे। अगर उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी उठा के देखे तो लाजवाब दिखाई देता है। हसन अली की शानदार बॉलिंग, दूसरी इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने, पहली इनिंग में 4 विकेट हासिल की और मैन ऑफ द मैच भी बने। इमरान भट्ट ने ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया, 91 रन की इनिंग खेली। कॉम्पैक्ट बैट्समैन दिखाई दिए, लेकिन हमने और बहुत सारे कॉम्पैक्ट बैट्समैन देखे हैं कि जो आए और आने के बाद चले गए। कहा जा रहा था ये बहुत लंबी क्रिकेट खेलेंगे, इसलिए पहले से कोई बात नहीं करनी चाहिए, इमरान भट्ट को खेलने देना चाहिए। टेस्ट मैच पर तो बात करेंगे, इसके साथ साथ गुफ्तगू करेंगे चंद और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार दिया है कि माहिर नफ्सियात का तकर्रुर किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इससे पहले भी इस तरह के ऐलानात होते रहे और तकर्रुर भी होता रहा। बाद में मुझे एक क्रिकेटर का जुमला याद है जो मेरे ही शो में आके उन्होंने कहा था कि माहिर नफ्सियात को फिर किसको दिखाना पड़ेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखेंगे। हमारे क्रिकेटर्स का ये आलम है कि फिर माहिर नफ्सियात को किस माहिर नफ्सियात को ले जाके दिखाना पड़ेगा जिसको रखने के लिए प्लान करें। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया से पूछा जा सकता है कि अब जबकि 20 दिन में ही नहीं रह गए जब क्वारंटाइन होना है तमाम प्लेयर्स ने, PSL सीजन 6 के जो बाकी मानदा 20 मैचेस बचे, 21 मई से सबने क्वारंटाइन होना है और परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक इश्तिहार सामने आता है कि डायरेक्टर पाकिस्तान सुपर लीग का तकर्रुर किया जाएगा और उसके लिए दरख्वास्तें 13 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। ये क्या है? कहने का मकसद है कि जब इवेंट बिल्कुल सर पर आ गया, इससे पहले क्या सो रहे थे आप लोग? क्या ये फैसला पहले नहीं किया जा सकता था? अगर नहीं समझ में आ रहे थे आपको शुएब नवेद और बाबर हमीद, तो फिर ये फैसला पहले भी कर लेते। जिस वक्त PSL रुकी थी उस वक्त भी ये फैसला किया जा सकता था कि आपने किसी डायरेक्टर पाकिस्तान सुपर लीग का तकर्रुर करना है। अब जबकि 20 दिन भी नहीं रह गए खिलाड़ियों के क्वारंटाइन होने में और महीना रह गया है PSL के उन मैचेस के आगाज़ में, आप डायरेक्टर PSL का तकर्रुर करने के लिए जा रहे हैं और साथ में आप जो चीज़ें करने जा रहे हैं कि उनसे जो पूछा जाएगा, PSL की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जितने भी ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, उनके साथ आपको जिम्मेदारी अंजाम देना होगी। तमाम चीज़ें डायरेक्टर ने करनी है और डायरेक्टर के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कोच, मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसके साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाई नहीं दी है मुझे अब तक, ये बड़ी हैरान कुन बात है। हारून रशीद भाई मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और भाई आपने कहा कि इतना धुएंधार बातें कर रहे हो नसीम, फिर मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? भाई ये करने वाली बातें हैं असल में, देखिए ना, मजाक है। पहले टेस्ट मैच पे बात कर लेते हैं। वो वैसे ही आपको पता है रोज़े में मूड ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। और भाई अच्छी जीत पाकिस्तान की, एक जो मार्जिन के लिहाज से अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैच जीतना बड़ी बात नहीं। जहांगीर खान जिस वक्त जीता करते थे वो खबर नहीं होती थी, जब हार जाते थे वो खबर होती थी। तो अगर हम जिम्बाब्वे से हार जाते तो ये खबर होती है। इस टीम से जीतना इतनी बड़ी बात नहीं थी। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सपेक्टेड था क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन दैट सेंस। मैं टेस्ट सीरीज या टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं कहूँगा क्योंकि 2 प्लेयर्स ही ऐसे हैं जो कि 20 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए थे इस पूरे इसमें। बाकी सारे यंग भी लड़के हैं जो कि यंग इन दैट सेंस, नॉट इन दी केस ऑफ एज, बट टेस्ट क्रिकेट में अभी 9 आ रहे थे। इफ्तिखार होना इसी तरह वो तो नहीं थे अच्छा टीम में, नहीं वो नहीं थे। इसी तरह अगर आप देखें जिम्बाब्वे की तरफ, तो जिम्बाब्वे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि 5 अनकैप्ड प्लेयर्स आए हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम वो इतना ज़्यादा नहीं खेले हुए। पाकिस्तान का ये था कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन पीछे वो 4-4 दिन के मैचेस जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होते हैं, ओवर द ईयर्स वो खेलते चले आ रहे थे। चाहे वो आबिद अली हो, चाहे इमरान भट्ट हो,
इसके साथ और दूसरे प्लेयर्स। तो एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान एक अच्छा यूनिट है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग की भी डेप्थ नज़र आई और हर एक ने अपना अपना चिपिंग किया, बैटिंग करते हुए भी और बॉलिंग करते हुए। ख़ास तौर पर जो हसन अली का रोल है, हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि T20 में बल्कि हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में उनकी जो एबिलिटी है टू गेट विकेट्स, वो एक बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए। जब वो अनफिट होने से पहले भी वो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और आने के बाद फिटनेस के बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन देना शुरू की है। उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि आपका स्पिरिट है बॉलिंग का। सो पाकिस्तान एज ए बॉलिंग यूनिट मुझे बड़ा अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और नहीं, बॉलिंग यूनिट का आपने सवाल किया, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ आगे बढ़ाता हूँ। वकार यूनुस नहीं है इस वक्त और इस वक्त बॉलिंग कोच के बगैर मैंने दोनों की गेंदें देखी। जिस जगह से शाहीन शाह अफरीदी गेंदें कर रहे थे, मैं इंग्लैंड में देख रहा था, मैं न्यूजीलैंड में देख रहा था, नया गेंद शाहीन शाह अफरीदी बाहर के स्लिप लगेगी। अब शाहीन शाह अफरीदी ने जो गेंद किए वो यहाँ से इस लेंथ के ऊपर गेंद किए थे और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बने हुए थे। इस वक्त उनकी लेंथ मुख्तलिफ थी, चैनल वो प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे थे। क्या आपने ये महसूस की? हाँ, ये बिल्कुल की। देखिए, दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि आपके सामने बैट्समैन कौन है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर एक बॉलर, मैं वकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली जब भी आप नेट पे बॉलिंग या जब आप ट्रेनिंग देते होंगे तो अपने बॉलर्स को समझाते होंगे कि आपने क्या करना है, कौन सी लाइन पे आप बॉलिंग करते हैं और जब गेंद स्विंग होना शुरू हो जाए, जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए तो आपकी कौन सी लाइन और लेंथ होनी चाहिए पिच को रीड करते हुए। ठीक है। तो उसके बाद तो फिर इंडिविजुअल का काम रह जाता है कि उन्होंने किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि जब आप खेलने जाते हैं और आपके ऊपर बैट्समैन चार्ज कर दे तो ऑब्वियसली जब तक बैट्समैन आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह पे बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन बीट होते चला जा रहा है, गेंद अंदर आ रही है, उसके पैड पे लग रही है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द मोमेंट वो आपको 2-4 चौके मार देता है तो आपका जहन घूमना शुरू होता है, यही क्या कर रहे हैं। फिर आप जो है ना कहते हैं मैं इसको बाउंसर कर दूं, मैं इसको ऑफ स्टंप के बाहर कर दूं। सो ये वो सिचुएशन जो है ना इस मैच में मुझे कहीं नजर नहीं आई। आप दोनों बॉलर बिल्कुल ठीक है कि बैट्समैन उस लेवल के नहीं। लेकिन उस जगह पे तो गेंद करना तो बॉलर का काम है। मेरा सवाल ये है, देखिए उसी इंग्लैंड की सीरीज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड की सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब टेस्ट मैच खेल रही थी, आप उठा के देख लीजिएगा टेस्ट मैचेस, जहां शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद की है, नया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किया। इवन T20 हमने वहाँ पे खेले थे, मुझे शाहीन शाह अफरीदी के यॉर्कर्स दिखाई नहीं दिए। उसके बाद T20 ब्लास्ट खेला उसने जाके इंग्लैंड में, उनके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वहाँ मैं उसके यॉर्कर्स देख के हैरान रह गया था। वहाँ मुझे वकार यूनुस दिखाई नहीं दिए। अगेन देखो नसीम, तो आप वही बात कर रहे हैं जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगेन जब आप काउंटी क्रिकेट में जाते हैं आपके सामने बैट्समैन कौन से हैं, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपके सामने बैट्समैन कौन से हैं। आपकी उसी लेंथ को वही बैट्समैन जो है बेस्ट्रो जो है आपको चौका या छक्का मार देता है, ठीक है, बटलर आपको चौका या छक्का मार देता है। लेकिन जब आप काउंटी में जाते हो तो वो लाइन उन्हीं बैट्समैन के लिए जो इतने अनप्लेबल हो जाती है। सो इसलिए ये हमें ना सिचुएशन को देखना चाहिए। एंड देन अगेन मैं आपको फिर कहूंगा कि जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे जहन में ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे कोचेज जो हैं वो उनको ऐसा कर देंगे कि वो बाहर से रिमोट कंट्रोल होंगे। अब वो नहीं होता सिलसिला। आप कोचेज जितने भी हैं वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मॉडर्न क्रिकेट का आजकल का जो सिलसिला है वो ये है कि वो आपको बैट पकड़ के ये सारा कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, आपको पता है कि मैं कैसे आउट करूंगा, या अगर मैं बॉलर हूं तो मैं कैसे आउट करूंगा, अगर बैट्समैन हूं तो मैं इस बॉलर को मैं कैसे टैकल कर सकता हूं। के बारे में आमतौर पे सुना है कि वो चाहते हैं बॉलर से कि जैसा मैं था वैसे बन के दिखाओ, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। बॉलर्स ने मुझे लिटरली कहा ये बात। मैं आपको बात यही तो कर रहा हूँ, यही तो एक सबसे बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो ग्रेट हैं वो ये समझते हैं कि जैसे हम करते थे वैसे ये नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि क्या वकार यूनुस के साथ अगर आप आसिफ को मिलाओ, या वकार यूनुस के साथ या वसीम अकरम को आप मोहम्मद आमिर के साथ मिलाओ, जमीन आसमान का फर्क है ना। क्योंकि बॉडी आपकी मेक डिफरेंट है, आपका बॉलिंग एक्शन आपका डिफरेंस है, फॉलो थ्रू डिफरेंट। सो इसलिए वो चीज नहीं हो सकती। अगर हमारे कोचेज ये करना चाह रहे हैं, अगर वकार यूनुस एक और वकार यूनुस बनाना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। अगर मिसबा एक मिसबा बनाना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। कि मैं ये करता था, आप करते थे, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जब तक हमारे यहाँ के कोचेस की मैं नहीं निकलेगी, अब आप भूल जाएं यार, जो आप मैं थे ना उसको आपने परफॉर्म कर दिया उस सूरत में। अब आपने दूसरों से काम लेना है।
वो काम कैसे लेना है उसके डिफरेंट तरीक़ाकार है। उसमें ये नहीं आता, उसमें मैंने तो आज तक कभी भी ये नहीं सुना कि कोई भी, जब मैं मॉडर्न कोचिंग में, जब हम लोग कोचिंग वगैरह में भी जब हम कोर्सेज वगैरह कर रहे थे, तो जितने भी लोग, तो कभी मेरे साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी मेरे साथ कोचिंग कोर्सेज किए हैं, लेवल 3 जब हम इंग्लैंड में कर रहे थे, ग्राहम थोप भी, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि मैं ऐसे करता था। वो तो ये देखते हैं कि सामने जो प्लेयर है, सिनेरियो ये है, हाँ, सिनेरियो ये है, और इस प्लेयर की एबिलिटी क्या है, इस पे आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको क्या करना चाहिए, कि कौन सी चीज़ उसकी कमज़ोर है, कौन सी जिसमें वो महारत है उसकी, उसको किस तरह और मजबूत करें, और जो वीक चीज़ें हैं उसको क्या बताया जाए कि उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर करें। अभी ये जो पेयर है, ख़ासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की अभी आपने बात की थी, और हसन अली का जो एग्रेशन है, एक तो इंजरी के बाद उनकी वापसी, और फिर जो उनका एक अंदाज है, उनकी बेटी भी इस दौरान में पैदा हुई जब वो टूर पर थे, तो पहले तो हसन अली को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद। हसन ने इस बात का तस्करा भी किया कि मुझे अपनी बेटी को इस वक्त, मेरे एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है कि मैं जाऊं और बेटी को देखूं, और अपनी कामयाबी को उन्होंने बेटी के नाम की। लेकिन हसन का जो एग्रेशन है वो माजी में हमारा हुआ करता था, हालांकि हसन का साइज़ और उन लोगों के साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है, हसन हाइट में भी, जान में भी बहुत बड़ा, लेकिन वो अंदर से एनर्जी लाते हैं ये वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, बाज़ लोग बहुत लीन फिगर के होते हैं, जैसे कि हसन है, हसन कोई बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग या बहुत टॉल या वेल बिल्ड नज़र नहीं आते। देखिए बाज़ लोगों की जो बॉलिंग में आपने देखा होगा, मैकग्रा जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, ठीक है टॉल थे, लेकिन हाइट थी उनकी आगे, वो इनका जो है ना, जो और दूसरी चीज़ जो फ़र्क है, ये आके बॉल को मारते नहीं है, स्केडी हैं, ये आके हवा में बॉल को तेज़ फेंकते हैं, और जो बॉल पड़ के स्केड होती है, जो बैट्समैन जो है इनको ये सारी चीज़ें देखते हुए ये फील करता है कि शायद बॉल इतना तेज़ नहीं आएगी, और उसी में वो डिसेप्टिव वे में वो बॉलिंग करते हैं, कोई स्लोअर डिलीवरी कर देते हैं जो कि नहीं समझ में आती, लेट छोड़ते हैं हाथ से। अगर आपको मैं ले जाऊँ सिकंदर बख्त की तरफ भी, अगर तो सिकंदर बख्त भी एक आपने देखा होगा, वो लीन फिगर थी उसकी भी, लेकिन वो भी आके जब बॉल करते थे तो सामने बैट्समैन ये समझता था कि यार ये तो मीडियम पेसर होगा, लेकिन कोई गेंद बहुत तेज निकल जाती थी। और दूसरी चीज़ सब देखे ना, होता क्या है, आपका एग्रेशन कब आता है, जब आपको अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मैं पहले से डरा हुआ बैठा हूँ, पता नहीं यार ये बैट्समैन मुझे मार देगा, यार ये चौका ना मार दे, ये छक्का, जब आप इस माइंडसेट के साथ जाके बॉलिंग करेंगे ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अपने ओपोनेंट को ये बताना होता है कि मैं तुम पे भारी हूँ। तो इसीलिए जो हसन अली का जो एग्रेशन, और जो आप शाहीन शाह का एग्रेशन, और जो हारिस रऊफ का एग्रेशन देखते हो ना, वो ये है, जो कि प्रॉब्ली मोहम्मद हसनैन में भी वही अभी नज़र आना चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके नसीम शाह में भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए लेटेस्ट स्टेजेस में। सो ये वो चीज़ें हैं कि आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस और डिलीवर करना आपको आना चाहिए। द मोमेंट आप उस एग्रेशन के साथ जाते हो, अगला बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ अभी, तो यार अभी बाउंसर ना कर दे, यार पता नहीं कौन सी बॉल कर दे। सो दिस इज़ वेयर जो फाइट होती है वो यही होती है कि आपने बैट्समैन को रीड किया, कहाँ आपने उसको बॉलिंग करनी है। और ये तो आप जब अंदर बॉलिंग करते हो, आप मुझे ये बताएं ना, अगर एज ए बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ, मुझे 0.04 सेकंड का मुझे मौका मिलता है डिसाइड करना। सही बात है, बहुत तेज आता है। तो उस वक्त के मेरे ज़हन में होगा कि मुझे मिसबा ने क्या बताया था या मुझे यूनुस ने क्या बताया था। उस वक्त तो मैंने ही सब कुछ देखना है। लेकिन बात सर ये कि जब आप सेम गलती करने के बाद आउट होते हैं, जैसे आसिफ अली उस दिन आप बात कर रहे थे मिड ऑन पे कैच देकर आए, इसी तरह की गेंद को खेल गए थे, तो वो तो नजर में रखनी चाहिए। वही इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपने ऐसे प्लेयर्स को ही तो ज़हन में रखना चाहिए कि जो आपकी बातों को सुनकर उस पर अमल नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि ही इज नॉट अप्लाइंग हिज माइंड। सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। इमरान भट्ट, ओपनिंग पेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा ओपनिंग पेयर, इतनी मजबूत बॉलिंग लाइनअप नहीं थी सामने उसकी परफॉर्मेंस पर, लेकिन 100 रन का हमें ओपनिंग स्टैंड मिला, बड़े अरसे के बाद मिला, इट्स गुड। इमरान भट्ट की स्पेसिफिक बात करता हूँ मैं, आबिद अली की बात अभी नहीं कर रहा। इमरान भट्ट आपको कैसे लगे? थोड़ी लंबी बारी हमें उनकी देखने को मिली, सीधे खेल रहे थे, स्ट्रेट खेल रहे थे। देखिए मैं इनको पिछले 3-4 सीज़न से इनको देख रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में जब मैं था, तो ये बड़ी लंबी इनिंग्स भी खेलते थे और ज़्यादातर ऑक्यूपाई करते थे क्रीज। तो उनकी टेक्निक भी मैंने देखी थी जब मैं चीफ सेलेक्टर भी था, तो हम लोग उनको जाके जब वॉच करते थे तो मुझे एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन नज़र आए थे। इनके बैटिंग स्टांस और इनकी जो टेक्निक है वो अच्छी थी, और लॉन्गर वर्जन के लिए
कवर ड्राइव्स और ऑफ साइड के ऊपर ऑन साइड पे दोनों जगह पे अच्छा खेल लेते थे। तो मैं तो फील करता था कि उनको मौका मिलना चाहिए था जो उनको दिया गया, और उन्होंने ये बताया कि उनमें है, लेकिन ऑब्वियसली हम एक आध मैच से किसी के ऊपर हम राय कायम नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा था, मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें पहले मैच से ही बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ अभी क्योंकि हम इमरान की बात करें तो इसी के ऊपर लेके चलते हैं, वरना मैं यहाँ पर फवाद आलम को लाना चाह रहा था। मैं भी फवाद की बात करता हूँ, बल्कि आप दोनों को साथ ही लेकर आते हैं, वो मुझे कहा गया कि ब्रेक ले लेते हैं। फवाद आलम को अच्छा चलो ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम जरा बैटिंग के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। हम फिर खुद हारून भाई और मैं, हम दोनों की राय है कि एक इनिंग के ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि अगर वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है और उसका स्टार्ट भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा हो जाता है, तो आहिस्ता 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 वो ख़राब क्यों होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो मैं दे सकता हूँ ब्रेक के बाद। क्यों ख़राब होता है? क्या टीम मैनेजमेंट सही तरह हैंडल नहीं कर पाती? क्या वो उस माहौल में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता? बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ इनिंग और 116 रन से फतह पहले टेस्ट मैच में। दूसरा टेस्ट मैच 7 मई से खेला जाएगा। कई इंपॉर्टेंट और भी इशूज़ हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग पर। इमरान भट्ट की उम्दा बैटिंग, आप बात कर रहे थे हारून भाई, हमारे यहाँ पर प्लेयर आता है डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आता है, देन वैसे तो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इतना मौका नहीं मिलता। इमरान भट्ट ने जिस वक्त टॉप किया था उस वक्त हमने शामिल नहीं किया था, हम उसके नेक्स्ट ईयर के बाद उनको लेकर आए थे। उससे वो 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, टॉप करने के बाद भी नहीं लाए थे हम। दूसरा मेरा सवाल ये कि प्लेयर आता है, स्टार्ट भी अच्छा ले लेता है। मैं खुर्रम मंजूर की एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट लिया था। कई और ऐसे बैट्समैन है, अहमद शहजाद का बहुत अच्छा स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, वो टीम में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और ये वाकई सोचने का काम है। इसमें मैं जो जिस तरीके से मैं वे करते हैं, जिस तरह मैं अगर इनको प्लेयर्स को जब मैं जज करता हूँ या देखता हूँ, तो इसमें बहुत हद तक जो कसूर है वो प्लेयर्स का, इंडिविजुअल का है। हमारे एक और भी मसला है कि आप जैसे ही 1 या 2 या 3 मैचेस में आते ही आपने बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे दी, तो आप अपने आप को समझने लगते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और आप जो है ना, आपके बगैर अब टीम नहीं रह सकती। तो यही वो सिलसिला है जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। अब आपने जो 1-2 प्लेयर्स के नाम लिए, अहमद शहजाद हैं, मैं उसमें उमर अकमल का भी नाम डालूंगा, ये ऐसे प्लेयर्स थे कि जो विराट कोहली के साथ अंडर 19 इकट्ठा शुरू किया, इन्होंने मैच कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से कहीं निकल जाएंगे। आप देखेंगे विराट कोहली आज कहाँ खड़ा है और ये दोनों प्लेयर्स कहाँ हैं। सो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एजुकेशन प्लस अपब्रिंगिंग एंड प्लस आपको फेम और फॉर्चून को हैंडल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट देखें ना, आपने तो फेम नहीं देखी होती, ना आपने फॉर्चून देखी होती हैं। हमारे सब हम क्रिकेटर्स जितने भी सब हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और क्रिकेट में आते हैं गाँव देहात से ज्यादा आ रहे हैं। देखें मेरा सवाल ये, गाँव देहात से आ रहे हैं, उसमें मेन रोल खुद टीम मैनेजमेंट का कितना बड़ा हो जाता है कि इनको वो जो उसको कंट्रोल करना। देखें अगर वो आया है, पता है आपको उसकी एजुकेशन भी नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी जो है वो गांव और देहात का है, तो फिर तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं खुद भी आपको टीचर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये और संभालना सिर्फ हम कहते हैं ना ये प्लेयर का कसूर है। भाई प्लेयर तो बेचारा आया है ऐसी जगह से, उसको क्या एजुकेशन दे रहे हो, उसको क्या समझा रहे हो, उसको उसका माइंडसेट कैसा बना रहे हो कि 3 मैचों के बाद खराब हो जाओगे। तो नहीं, ये जो आपने बात की ना कि टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं करती होगी, लेकिन द थिंग इज कि जब अगर आपका एक प्लेयर वो ये समझ ले कि टीम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कैसे मुझे टच 3 मैचों में तो कोई भी नहीं समझता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बदकिस्मती से ये है। देखिए आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट वकार ने और मिसबा ने दी थी और उन्होंने 2 प्लेयर्स के मतलब कहा था कि उसको 2 साल के लिए अब निकाल दें टीम से, अहमद शहजाद, उमर अकमल, क्योंकि वो आके माहौल और हमारी ड्रेसिंग रूम का खराब हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, और ये लोग सीरियस नहीं लेते क्रिकेट को, फलाना ढमकाना। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह फॉल्ट किसका था, ये मिसबा और वकार का फॉल्ट था या अहमद शहजाद और उमर अकमल का था? यही वजह थी ना कि इसका मकसद है आप उन्हें मैनेज नहीं कर सके। शुएब अख्तर को मैनेज किया था जनरल तौकीर ज़िया ने, आपको याद होगा, शुएब अख्तर से ज्यादा खतरनाक थी। इतना ज्यादा पुराना अगर आप लेके गए तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो तो आप पहले चले गए। मुझे याद है वो बहुत अच्छी तरीके से सिकंदर बख्श साहब को
ने कहा कि शुएब अख्तर के तुम्हारा ये था, एटीट्यूड था, तो मुझे वो जुमला याद है, शुएब अख्तर ने कहा था कि सिक्कू भाई हमारे दौर में तो कैमरे बहुत ज्यादा आ गए थे, अगर आपके दौर में इतना मीडिया होता तो 11 रुकनी टीम बनाना भी मुश्किल हो जाती। कहने का मकसद है, आप सही कह रहे हो। देखिए दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हो उसी तरह मैं देखिए मैं ये फील करता हूँ कि हर टीम मैनेजमेंट ने, मैं नहीं मानता कि कोशिश नहीं की होगी कि ठीक ना हो। अगर मैं आपको और फर्दर पीछे लेके जाऊं तो हमें वालदैन को बुलाना पड़ गया था अपने एनसीए में। हमें, मैं नाम नहीं लूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा उस प्लेयर का, कि उनको बुला के बताया गया था कि देखें आप ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो है ना साहबजादे जो हैं ये हरकतें कर रहे हैं और आप कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हों, क्योंकि हम बहुत हद तक इनको हमने सपोर्ट किया और कितना सपोर्ट करें। और मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं वो जो टीम मैनेजमेंट सबको एक आंख से नहीं देखती, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग ये भी एक अमर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको देने को तैयार हूँ। एक बच्चा है, वो बहुत ओबीडियंट है, सर अस्सलाम वालेकुम, आने के बाद अगर वो क्लास में आता है, आने के बाद सर अस्सलाम वालेकुम, मैडम अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप, ठीक है। एक बच्चा आता है वो सलामी नहीं करता, लेकिन वो बहुत काबिल है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो टीचर को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो उनको जो वो चाहते हैं, मुझे मेरी वो रिस्पेक्ट करो भाई, मैं ये हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, या इसी तरह टीम मैनेजमेंट के भाई जो है ना वो, और फिर एक मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे लिए उनके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। अब 16 ने टीम में आना है, 11 ने टीम में खेलना है, तो इसको बाहर कैसे करूं? मैं खुद ही उसका माहौल खराब कर देता हूं, मैं खुद ही उसके साथ ऐसा एटीट्यूड कर देता हूं कि वो पागल हो जाए। नसीम, ये जो तुम आप बात कर रहे हो ना, इसमें मैं तो नहीं समझता कि किसी टीम मैनेजमेंट को ये करना चाहिए। हालांकि मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं सिंध लेवल के ऊपर अभी अर्ली स्टेजेस में था, तो मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी को सलाम ना किए हुए या कुछ ना किया हो। तो एक साहब ने मुझे सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसी मजाक, खेल भी तो काफी गए नहीं, आप समझे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे टीम से निकाल दिया गया जी, मुझे और उसके पीछे वो ये कहा गया कि जी वो तुम तो लिफ्ट नहीं कराते, सलाम नहीं की, ये नहीं किया। हालांकि ऐसा कभी, मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट्स कहीं कहीं ऐसे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आने के बाद अगर आगे बड़ा ओबीडियंट है, जैसे आप बात कह रहे हैं, अगर वो अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं कैसे उसको प्रमोट करूंगा या मैं कैसे उसको सपोर्ट करूंगा? मैं नहीं कर सकता उसको सपोर्ट। नवेद चीमा साहब एक मैनेजर पाकिस्तान जी, के थे, बिल्कुल, बहुत उस दौर में जो फतवात हासिल की थी, फिर वो CSS के चेयरमैन हो गए। मैंने उनके साथ बहुत टूर किए। ऐसा डिसिप्लिन मैंने टीम मैनेजर का बहुत कम देखा, कि क्या कमाल वो थे कि उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही होती। मोहसिन हसन खान साहब उस वक्त हेड कोच रहे थे, कुछ और लोगों ने जिम्मेदारियां अंजाम दी थी, उनके सामने मिसबा कैप्टन थे, लेकिन मैंने जितना देखा उनको, वो एक डिफरेंट शख्सियत है। हमारे यहाँ पे देखें ना, अब आप मंसूर राना को मैनेजर लगाया हुआ है आपने, सारे दोस्त हैं वहाँ पे, कोई भी एक जो है वो रिपोर्ट करने वाला नहीं है कि अलहदा से जाके पूछे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब टूर मुकम्मल करने के बाद आती है तो टीम के कप्तान की रिपोर्ट होती है, टीम के मैनेजर की रिपोर्ट होती है, टीम के कोच की रिपोर्ट होती है। कभी किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने, जो बोर्ड का बड़ा है, या CEO ने उन तमाम प्लेयर्स के साथ एक महफिल रखी? यार मैं किसी एक खिलाड़ी से भी अकेले में पूछूंगा कि तुम्हारे साथ रवैया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है नसीम, मुझे अच्छी तरह याद है कि वाहिद, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जब मैनेजर था तो मैं एक अबाउट 35 to 40 पेजेस की रिपोर्ट्स बना के दिया करता था। और उस ज़माने में जनरल तौकीर ज़िया साहब चेयरमैन थे, वो मेरी रिपोर्ट पूरी बाकायदा पढ़ते थे और उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ मैं ये लिखा होता था कि आप पोस्ट मैच सीरीज़ करें, मीटिंग करें, जिसमें आप पूरा ये जायज़ा लें कि इस सीरीज़ में क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट और सबको मिलकर बोर्ड के उनको बैठ के ये करना चाहिए था। उन्होंने ये जिम्मेदारी कहा कि हारून ये तुम ही करोगे और तुम ये सारा, क्योंकि वो इससे पहले ऐसे होता नहीं था। हमारे यहाँ होता ये है कि आप मुझे बताएं ना, अगर हम सीरीज़ के बाद जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो दूसरा जो आपने कहा कि अब तो सिलसिला ये हो गया है कि आपका जो हेड कोच होता है, अब वो जो चाहता है उसको वो सारी टीम मिलती है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई और हो, असिस्टेंट कोच हो, फील्ड। क्योंकि अब तो ये कहते हैं कि जी जो हम हेड कोच बना रहे हैं, ये अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये हमें डिलीवर करके दे, और इसको हम जो ये चाहता है हम उसको दे देते हैं। तो अब ये जो इसलिए आप जो आपने नाम लिए वो इसलिए हैं कि बिकॉज
मिसबा इज कंफर्टेबल वर्किंग विद दिस टीम। सर इनके उनका कंफर्ट लेवल थोड़ी चाहिए, ये तो देखना, ये तो थिंकिंग के सबसे ऊपर पहले depend करता खिलाड़ियों है। का कंफर्ट लेवल चाहिए जिन्होंने ग्राउंड में परफॉर्म करना है। ये काम ये है कि जो मैं बता रहा हूँ टीम मैनेजमेंट का काम क्या है। जब बॉब वुलमर हमारे कोच थे तो मैं उनका मैनेजर था, इसी तरह जावेद मियादाद भी जब कोच थे तो मैं मैनेजर था। हमारा काम ये होता था कि हम बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करें जिसमें प्लेयर्स एट ईज हो, उनकी सिर्फ फोकस क्रिकेट की तरफ हो और बाकी जितने उसके मामला है वो हमने टैकल करने हैं। बोर्ड के साथ जो इश्यूज हैं वो हमने टैकल करने हैं, क्योंकि मैनेजर जो है वो ब्रिज होता है इन बिटवीन द टीम प्लेयर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड। सो जो इश्यूज हैं उनके लेकर हम ऊपर लेकर जाया करते थे, जो इश्यूज होते थे वो हम उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। सो आप ये बहुत डिबेटेबल बहुत लंबी डिबेट इसके ऊपर हो सकती है। भाई मैनेजर आपका एटलीस्ट ऐसा जरूर हो कि जो कहीं ना कहीं जो है वो पार्शल ना लगे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है रिपोर्ट की अहमियत होनी चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर, यानी अगर 15 या 16 प्लेयर्स हैं ना, उन 16 के ऊपर एग्जैक्टली एक प्लेयर के ऊपर रिपोर्ट जाती थी कि इसका क्या मतलब हो रहा, किस तरीके का बिहेवियर था, कैसे एटीट्यूड था, क्या नहीं था और कहाँ किसको क्या जरूरत है कि इसको हमको करना चाहिए। सर नवेद अकरम चीमा साहब के दौर में कोई एक इनडिसिप्लिन का वाकया नहीं हुआ। मैंने उनके साथ मेरे ख्याल कुछ 6-7 टूर किए थे, 7-8 टूर किए थे मैंने कई ममालिक के अंदर उनके साथ। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी, मैं पाकिस्तान वाली सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था, अंदाज से उन्होंने मैनेज किया था, वो एक बड़ा ज़बरदस्त था और इसको कम से कम ट्राई भी किया जा सकता है। फवाद आलम के जज साहब मेरे 20 साल लौटा दो। फवाद आलम के साथ जो कुछ भी हुआ, 10 साल 259 दिन फवाद आलम के ज़ाया हुए। इस दौरान में 40 टेस्ट कैप्स दी गई। हम अगर बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट ले आते हैं, माहिर नफ्सियात का तकर्रुर करते हैं खिलाड़ियों के लिए, लेकिन जब हम इस तरीके का रवैया रख रहे होंगे अपने क्रिकेटर्स के साथ तो फिर साइकोलॉजिस्ट क्या काम करेगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की शानदार फतह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए और बहुत सारे उमूर हैं। फवाद आलम की एग्जाम्पल सबके सामने है। 10 साल 259 दिन वो के बाद उनका दोबारा कम बैक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसके बाद वो 3 सेंचुरियाँ स्कोर कर देते हैं। उससे पहले उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था कि ख़राब थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हज़ार रन वो हर सीज़न के अंदर स्कोर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। एक आम तासुर ये पाया जाता था कि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रोडक्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रोडक्ट क्या घर में बैठ के सोच लिया जाएगा, इस पर बात करेंगे हारून भाई से। हारून भाई अगर हम फवाद की परफॉर्मेंस देख लें, हो सकता है वो ज़्यादा मैच्योर होकर आ गए और पक्के होकर आ गए, क्योंकि इतने दिन के बाद किसी के लिए भी परफॉर्म करना आसान नहीं होता। वो अंदर से मेंटली बहुत टफ होगा तो ही कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं। आपने शामिल किया था फवाद को, मुझे याद आ रहा है आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो इतने अरसे के बाद वो सिलेक्ट हुए थे, और मुझे आपका स्टेटमेंट आज भी याद है जिसमें आपने कहा था कि ये मिसबाह-उल हक के रिप्लेसमेंट होंगे। आज वो मिसबाह-उल हक के नंबर पर ही बैटिंग कर रहे हैं और उसी तरीके से बैकबोन बने हुए जो आप उस वक्त बात कर रहे थे। बाकी नज़र क्यों नहीं आता लोगों को? नहीं, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि जब हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इसको टीम में डाला था, तो इवन जो टीम मैनेजमेंट जो थिंक टैंक था उस वक्त भी वो भी इतना हैप्पी नहीं थे कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुझसे हमेशा ये कहा जाता था कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे। मैं उनको ये आर्गूमेंट देता था कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई यंग लड़का तैयार है जो मिडल ऑर्डर की जगह ले लेगा। मुझे बताएं कि मिसबा और यूनस और जब ये निकलते हैं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको मैं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाल के दे दूं। तो मिसबा ने खिलाया फिर भी नहीं था उस वक्त, याद है आपको? वो तो मुझे पता है उन्होंने। मैं तो कहता हूँ कि ग्रेटनेस है फवाद आलम की कि वो अभी भी कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट वो मिसबा को दे रहे हैं। सो मुझे ये खुशी है कि मिसबा एज कैप्टन उसको नहीं खिलाया। सुहेल खान को भी यही क्रेडिट वकार को देना पड़ रहा होता था कि 1 घंटे में मुझे रिवर्स स्विंग सिखा दी। भाई क्या करें, मैंने यही तो कह रहा हूँ मैं, टीम मैनेजमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आप ये इससे अंदाजा कर लें। आप मुझे ये बताया ना कि जब मिसबा कोच हुए तो उनको फवाद आलम की जरूरत पड़ गई ना, लेकिन जब वो कैप्टन थे तो उनको उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर जगह नहीं छोड़। देखिए मिसबा को भी जगह नहीं मिली थी, आपको याद होगा इंतजाम के दौर में। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई है। देखिए मिसबा हो गया या फवाद आलम के केस में, तो मैं कहूँगा कि जब वो बाहर हुए टीम से, उसको भी प्रॉब्लम 50 से ज्यादा की एवरेज थी उनकी टेस्ट क्रिकेट। जी। सो ये एक बड़ा वेयर एज जब अगर आप मिसबा के केस में जाते हैं, तो मिसबा के केस में जिस वक्त यूसुफ
इंजमाम और यूनुस थे ना, तो उस वक्त तो जगह बनाना बहुत मुश्किल था किसी भी प्लेयर का। लेकिन जिस एरा में फवाद आलम आए हैं उसमें तो वो लॉन्गर वर्जन में, देखिए हम हमेशा कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में हम उनको डाल रहे हैं, वनडे और T20 में तो नहीं डाल रहे ना, तो वहाँ उनकी जगह बनती है, जब भी मिलेगी आपका रिप्लेस जो होगा वो वही होगा। और आज देखें कि ये इसमें फवाद आलम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उसकी डिटर्मिनेशन देखें ना, कि बावजूद इसके कि हर दौर में निगलेक्ट हुए, लेकिन यही वो प्लेयर की हम बात करते हैं कि जब उनको मौका मिले वो उसको अवेल करें। और जिस अंदाज में शानदार तरीके से वो उन्होंने ये अपनी 3 सेंचुरीज जो लगातार लगाई हैं आने के बाद, और देखिए ना उसमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है ना कि वो 20, 30, 40, 50 के ओवर नहीं जाते, जहाँ द मोमेंट वो 50 क्रॉस करते हैं फिर 100 ही करते हैं। तो इस किस्म के बैट्समैन आपको बहुत कम मिलेंगे जो लंबी इनिंग वो इतनी कंसंट्रेशन लेवल को अपने वो बरकरार रखते हैं। प्रेमदेसा स्टेडियम में फवाद का डेब्यू हुआ था और वहाँ हम भी मौजूद थे, यूनुस खान टीम के कप्तान थे, वहाँ सेंचुरी स्कोर की थी फवाद आलम ने और बड़ी सेंचुरी स्कोर की थी, 160+ रन की इनिंग खेली थी फवाद ने वहाँ पे। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मुझे याद है उस वक्त बाकी बैट्समैन उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यूनुस खान और फवाद मिलके टीम का स्कोर को पता चलता था कि 180 तक लेके जाते थे, 240 पे पूरी टीम आउट हो जाती। मैं उस वक्त कैप्टन कॉर्नर कर रहा था यूनुस खान के साथ। मैं यूनुस खान से बार बार ये सवाल करता था बैठ के, यूनुस आपको नहीं लगता कि शुएब मलिक और दीगर बैट्समैन 100% शायद नहीं है? तो जाहिर है वो एज ए कैप्टन तो नहीं कह सकते थे, पार्टनरशिप नहीं लग रही। और उनका एक ही जुमला होता था यूनुस खान का उस वक्त, जाहिर इस तरह नहीं, क्लियरिटी नहीं थी। उस वक्त भी फवाद को कबूल करने वाले मौजूद नहीं थे, हालांकि यूनुस उनको सपोर्ट कर रहे थे, करना पड़ रही थी उनको एज ए कैप्टन, क्योंकि यूनुस को बाकी प्लेयर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम अपनी पसंद का प्लेयर देखना चाहते हैं, अपने दोस्त को देखना चाहते हैं, अपने करीबी को देखना चाहते हैं। मेरे साथ डिपार्टमेंट में खेला करता था यार, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते, मेरा रूममेट भी हुआ करता था। वो जो फीलिंग्स एक आ जाती है, हम उससे कब निकलेंगे? देखिए इस एटीट्यूड के साथ और इस अप्रोच के साथ अगर जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। अगर आप में फेयरनेस नहीं होगी, अगर आप किसी को उसका सही हक नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की ये टीम तरक्की करेगी। अभी भी अगर ये एलिमेंट जो आप बता रहे हैं, जो कि मुझे पता नहीं क्यों मैं इन चीज़ों के ऊपर कभी यकीन नहीं करना चाहता कि जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई हो और उसको आप ऑनेस्टी से अदा ना करें, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए, चाहे आपको हेड कोच हो, चाहे आप चीफ सेलेक्टर हो, चाहे आप सेलेक्टर हो या कुछ भी हो, प्रेशर्स आपके ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी पसंद नापसंद भी टू सम एक्सटेंट, हाँ अगर आपकी पसंद उसके मुकाबले में बेहतर है तो ज़रूर, लेकिन अगर वो उसके जो आपका दूसरा प्लेयर जो है अगर वो बेहतर है तो फिर आपकी पसंद साइड पे चली जाती है। फिर आपने पाकिस्तान की टीम का इंटरेस्ट देखना है कि इसमें ये फिट इन हो रहा है, ये फिट इन अभी नहीं हो रहा, इसको और मेहनत करने की ज़रूरत है, या और परफॉर्मेंस देगा तो फिर बाद में हम देखेंगे। अभी क्यों हर खिलाड़ी मैच ख़त्म होने के बाद जाके ये बात करता है मैं क्रेडिट अपने कोच को दूंगा? ये बहुत गलत देखें, आप खुद देख लेंगे ये कौन सी टीम करती है। ऐसा कोई, लगता है ये पैगाम दिया जाता है कि आपने जाके ये बात करनी है। इससे मैं देखे ना, आपको नजर नहीं आता अरुण भाई ये वाली चीज, हर आदमी जाके बात कर रहा है। यकीन करें, मैं आप बताऊं कि थ्रू आउट मैं जितना अर्सा भी मतलब अगर मैं चाहे जूनियर लेवल के ऊपर रहा सब कुछ, मैं ये खास तौर पे कहता था कि यार आपकी एबिलिटी, आपकी वजह से आप खेलते हो, हम तो आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब अगर राशिद लतीफ़ को मैं अगर लेकर मैंने अपने यूबीएल में जब मैं लेकर आया तो उसके ऊपर एबिलिटी देख के उसने मेहनत की, तो उसके बाद राशिद लतीफ़ अपनी एबिलिटी की वजह से आया ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसको लेकर आ गया और ये हो गया फलाना हो गया। फवाद आलम जो है वो इतने अरसे बाहर बैठे रहे, मिसबाह उल हक टीम के कैप्टन थे, अथॉरिटी भी मिसबाह उल हक के पास थी, लेकिन वो नहीं खेल सके थे। लेकिन वो अब जाके फौरन मिसबाह को क्रेडिट देना पड़ रहा है। देखो मैं ये यहाँ पर थोड़ा सा प्लेयर्स को यार ये चाहिए कि ये स्लेव एटीट्यूड से निकलें। तो क्या करेंगे? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, चौधरीज़म है ड्रेसिंग रूम के अंदर। अगर ये देखिए फिर ये फिर जिम्मेदारी आ जाती है ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने लगाया इनको, जी, ताकि उनको मॉनिटर तो करें। क्यों कह रहा हूँ, नवेद अकरम चीबा जैसा एक मैनेजर लाके लगाओ टीम के साथ, ताकि आपने सारी वो साथी बड़ा संगत जो कहलाती है वो बनाई हुई है टीम मैनेजमेंट की शक्ल में। व्हाट इज दिस? ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत गलत होगा। पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है, देखें मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा न्यूक्लियस मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर प्रॉपरली हैंडल किया गया ना तो पाकिस्तान की टीम 2 से 3 साल में आपको एक अच्छी टीमों में नजर आएगी। अगर आपने ये चीज़ नहीं की और पसंद नापसंद अगर आपने अपने बना दी
तो आपकी यही टीम का शिराजा बिखर जाएगा। और भाई साइकोलॉजिस्ट लेकर आ रहे हैं भाई, माहिर नफ्सियात के लिए आपने इश्तिहार दे दिया, आपके वो जो सुहेल सलीम साहब चले गए डायरेक्टर मेडिकल, उनके लिए भी इश्तिहार आपने दे दिया। साइकोलॉजिस्ट क्या काम करेगा, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जब एक ऐसा खिलाड़ी के जिसने आपको 2 आलमी कप अपनी क़यादत में जिताए हो, आप उसको पानी में लेके भिजवाने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, जब इतना ज़्यादा मीडिया में आ गया तो आदमी वैसे ही रोक देता है कि यार ये बात लोग शायद गलत महसूस कर रहे हैं, आप और फिर भेजते हैं, ये बताते हैं कि मीडिया और तुम लोग जो भी सोचते रहो, हमारा ये फैसला है, ये होगा। देखिए आसिफ खेल रहे होंगे और बाकी बाहर बैठ के देख रहे होंगे, या इफ्तिखार खेल रहे होंगे, बाकी बाहर बैठ के देख रहे होंगे। देखिए फिर साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं। आपको बताऊं, उसमें जो आप साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा, इससे पहले भी हुआ है। बाबर क्या नाम था उनका, इससे पहले भी हुआ और वो 2-3 दफा उन्होंने टीम के साथ टूर भी किए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए बाबरी जो मैं आपको बताऊं, जो इशू मकबूल बाबरी, हाँ वो भी थे, इसके अलावा एक और भी इससे पहले भी एक वो आ चुके हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट करता क्या है, जो मैं ये फील करता हूँ, क्योंकि देखें आपकी क्रिकेट में जो प्लेयर्स में ना उतार चढ़ाव आता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, उसको संभालने के लिए बेसिकली जब आपके साथ सेशंस करता है जब साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, दैट सेंस इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर इज हैपनिंग, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, आपने कैसे, आपका मेंटल लेवल जो है वो कैसे रहेगा। अच्छा कर रहे हो तो आपने उसको मेंटेन कैसे करना है, जब नीचे गिर रहे हो तो उसको उठाना कैसे है। बेसिकली होता ये है कि उसके साथ आपके इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एज ए होल टीम के साथ भी होते हैं, देन आप किसी प्लेयर को पिक करके आप उसके ऊपर पूरा फोकस करते हो। साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्ली दुनिया भर में अब ज़्यादातर ये रोल हेड कोचेज ही करते हैं आजकल। यही बात कह रहा हूँ, क्या रोल होगा, मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि जब आप वो साइकोलॉजिस्ट करेगा क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट जो है ऑब्वियसली उसके अंदर जो कुछ भी पढ़ा हुआ होगा वो एक क्रिकेटर तो नहीं होगा ना। क्रिकेट की जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसको मुझे ये बताएं कि क्रिकेटर से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। अगर मिसबा वहाँ बैठा हुआ है या यूनस वहाँ बैठा हुआ है या वकार यूनस यहाँ बैठा हुआ है, इस किस्म की सिचुएशन से कितनी मरतबा वो गुजरे होंगे कि कभी वो आउट ऑफ फॉर्म हुए होंगे, कभी वो बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे, और वो बुरे वक्त से कैसे अच्छे वक्त पे उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया होगा, अच्छे वक्त को कैसे उन्होंने मेंटेन किया होगा। तो मेरे अपने नज़दीक तो सबसे बेहतर जज जो है वो एक क्रिकेटर ही हो सकता है। एंड देन जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे प्लेयर्स इतना खौफजदा होते हैं अपनी टीम मैनेजमेंट से कि अपनी वो कोई प्रॉब्लम्स लेके जाके कोच से डिस्कस ही नहीं करते। वो ये डर जाते हैं कि हमारी इस अप्रोच से वो ये ना समझे हमें कि टीम से ना बाहर निकाल दे। दिस इज दी प्रॉब्लम जो कि हमारे दिस इज वेरी वेरी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत जो है वो टीम मैनेजमेंट को या फिर अरबाब इख्तियार को ज़्यादा दिखाई देती है। और उनमें भी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, जाते जाते बस छोटी सी एक चीज़ पूछूंगा, 20 दिन भी नहीं रह गए, आपके खिलाड़ियों ने क्वारंटाइन होना है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, 21 मई से क्वारंटाइन होना है, 1 जून से आपके मैचेस खेले जाएंगे। अब आप 2 दिन पहले इश्तिहार देते हैं कि हम डायरेक्टर पाकिस्तान सुपर लीग का तकर्रुर कर रहे हैं। इससे पहले बाबर हमीद, शुएब नवीद, ये सारे लोग काम कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, सलमान सरवर बट माजी में करके गए, लेकिन इतना लेट, या तो ये फौरी उस वक्त कर लेते कि जिस वक्त पोस्टपोन्ड हुई थी, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए भी आज महीना हो गया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक कहीं बाहर नहीं निकाली है। तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होता हारून भाई कि ये तकर्रुर पहले कर दिया जाता? आपको नहीं लगता इट्स टू लेट? वो अपनी टीम बनेंगे, अपनी टीम बनाने के बाद काम आगे लेके चलेंगे, कैसे होगा? उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। देखें ये सिलसिला मैं आपको बताऊं कि ये शुरू से ही था। जब ये PSL 1 हुआ था तो उसी वक्त ये सोच शुरू हो गई हुई थी कि PSL का ना अलग डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए, जिसका अलग हेड होना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो वो सिलसिला तो था जहन में, तो ये चीज़ थी कि एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है ना वो अलग से होना चाहिए PSL का, जो समा और अदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी शुएब नवीद को इन्होंने हायर किया हुआ था जो रिज़ाइन कर गए। बेसिकली ये था, वो सारा कुछ वही देख रहे थे, तो ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट की वजह से बाबर हमीद को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, और विद इन 10-15 डेज कोई भी नया बंदा आके तो कोई चीज़ को ठीक लेट हुए ना थोड़ा सा इस मामले में। अगर लेट ना भी होते, देखिए जब भी आप कोई ऐड करेंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन या 21 दिन का तो टाइम देंगे ना, कि वो जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, फिर आप उसको शॉर्टलिस्ट करते हो, फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करते हो। सो उसके लिए तो 2 से 3 महीने का प्रोसेस चाहिए।
तो वो जो 2 से 3 महीने का At least- प्रोसेस तो फिर भी नहीं हो सकता। आपकी जाती राय में कोई भी नया बंदा है उसको नेक्स्ट पीएसएल का टास्क मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जी, ये तो देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि COOs इसको देखा करते थे। मुझे अच्छी तरह है, सुभान कभी इसको हेड करते थे, कभी जब नायला भट्टी आई थी तो वो नायला भट्टी इसको हेड करती थी। सिटी साहब ने प्रॉपर टास्क दिया हुआ था उनको। तो मेरा अपना कहना है कि ऑलरेडी थे ऐसे, अब क्योंकि ये शुएब नवीद बिल्कुल बीच में छोड़ के चले गए और अब उनके पास कोई नहीं है, तो उन्होंने बाबर को अभी रखा हुआ है एंड देन ऐड भी दे दिए। तो ऐड इतनी जल्दी करने के बाद जो नया बंदा आएगा तो क्योंकि पहले चीज़ों को समझने में ही थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ तो ये हो कि ऑलरेडी अगर इन हाउस कोई बंदा अगर आप ला रहे हैं फिर वो तो उसको देख लेगा, लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा तो उसको तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाहर से कोई आएगा तो उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। हारून भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मुबारक हो, पाकिस्तान टीम मैच जीत गई। अब सेकंड टेस्ट मैच पे आपसे फिर मुलाकात होनी है। मुबारक हो जी। सेकंड टेस्ट मैच में फिर मुलाकात होनी है। आपने डिस्कशन सुन ली होगी। अब बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि जो भी आपने फैसले करने होते हैं उनमें थोड़ी सी टाइमिंग का ख्याल कर लें। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती है। चाहे आप साइकोलॉजिस्ट की बात कर लें या फिर आप जो डायरेक्टर लगाने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, अगर उनको इस 20 मैचों के लिए टास्क देते तो फिर शायद उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो क्या डिलीवर करेंगे, ना अपनी टीम बना पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे। हाँ, उनको अगर आप टास्क नेक्स्ट PSL के लिए देते तो बात समझ में आती है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर जो सेकंड टेस्ट मैच 7 मई से खेला जाएगा उसके कर्टन रेजर के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।